नमस्कार, दोपहर के 12 बज चुके हैं। सुपर फास्ट 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और सुपर फास्ट 100 की शुरुआत आज हम करेंगे एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ। एक ऐसी खबर जिसका शायद हर भारतवासी इंतजार कर रहा था। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देश के विकास में अपना अहम योगदान देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी को देने का फैसला किया गया है। और आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का फैसला किया गया है। केंद्र सरकार का ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और साथ ही साथ पीएम मोदी ने इस बात पर अपनी बेतहाशा खुशी भी जाहिर की है कि किस तरह से वो इस बात से खुश हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी से पीएम मोदी ने बात की है और उनको इस बात की बधाई भी दी है, इस बात पर खुशी भी जाहिर की है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित करने का ऐलान किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है उसके दिए जाने पर खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी 5 बार लोकसभा और 4 बार राज्यसभा से सांसद रहे हैं। 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 2002 से 2004 तक वो देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और ये हर भारतवासी के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न इससे नवाजा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता रामेंद्र सिंह के पास। रामेंद्र इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। रामेंद्र, क्या प्रतिक्रिया है? ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है। देखिए, अगर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा है तो उनके लिए भी गौरव की बात है और देश के लिए भी गौरव की बात है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जमीन से काम शुरू किया और स्टेप बाय स्टेप 2 सांसदों वाली पार्टी आज सत्ता में और कह रही कि हम 400 पार जाएंगे। तो वो न्यू की ईट है लाल कृष्ण आडवाणी। और लाल कृष्ण आडवाणी आप देखिए तो भारतीय राजनीति में एक दौर है, पूरा दौर उनके नाम से देखा जाएगा। कभी आडवाणी के पक्ष में बात होती थी, कभी आडवाणी के विरोध में बात होती थी, लेकिन भारतीय राजनीति आडवाणी की इर्द गिर्द सिमटी और सहमी रही है। और अगर राम मंदिर आंदोलन की बात की जाए तो राम मंदिर आंदोलन के जनक वही थे कि जब राम मंदिर के जिक्र नहीं करते थे लोग, तब उन्होंने राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत की। और आज जो भव्य राम मंदिर बना है उसके पीछे भी उनकी पृष्ठभूमि है। तो जाहिर है कि अगर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया तो उसके पात्र थे और इसके लिए भारत सरकार का ये प्रशंसनीय कदम है। बिल्कुल रामेंद्र। और बीजेपी की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो उसको एक प्रमुख पार्टी बनाने में देखा जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक बहुत बड़ा हाथ है। विकास को गति अगर देनी हो तो भी हम उनका नाम लेते हैं। बिल्कुल, अगर लाल कृष्ण आडवाणी को जमीन से जो बात कर रहे थे कि जमीन से उन्होंने शुरुआत की थी, कैसे संगठन में लोगों को जोड़ना है, कैसे कार्यकर्ताओं के साथ कनेक्ट करना है, कैसे भारत के वो मुद्दे जो नेपथ्य में फेंक दिए गए थे उनको सामने लाना है, कैसे उसके साथ जनता को जोड़ना है, ये काम लाल कृष्ण आडवाणी ने किया है। भारतीय राजनीति में उनके जैसा कोई व्यक्तित्व नहीं कि जो जीरो से शुरू करके और आज इतनी बड़ी पार्टी के जो जहाँ खड़ी है उसमें उनकी भूमिका हो। और उन्होंने अपनी भूमिका तय की। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, मुद्दों को उठाया और राजनीति के सर्वोच्च शिखर तक लेकर के अपनी पार्टी को आए। ये काबिलियत उनमें थी जिनको आज सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें ना तो थोड़ा सा उनको देख नहीं पाए लोग इतने बड़े आयोजन में, चाहे वो उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से हो, चाहे वो उनकी उम्र को लेकर हो। लोगों ने उस इतने बड़े आयोजन में बहुत मिस किया उनको। तो इसके पीछे क्या वजह रही? बिल्कुल, देखिए मोनिका, हम लोगों ने वो समय कवर किया है। भयंकर सर्दी थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की उम्र बहुत है, लेकिन उन्होंने वो जो पल जिए होंगे, चाहे घर पर जिए हो चाहे यहाँ मंदिर में आके जीते, वो गौरवशाली पल थे। और शायद इसके लिए ही पूरा जीवन उन्होंने समर्पित किया था। राम की यात्रा से शुरू किया और आज जब भव्य राम मंदिर बन रहा, भले ही वो राम मंदिर के जहाँ स्थान रहा वहाँ उपस्थित रहे हो, लेकिन देश ने जो गौरव देखा है वो आडवाणी जी के कारण देखा। तो आडवाणी जी ने उस पलों को भोग लिया है कि कम से कम राम मंदिर बन गया है, भगवान राम स्थापित हो गए हैं। तो स्वास्थ्य कारणों से और सर्दी के कारण, चूंकि वहाँ पैदल सबको जाना था, जूते चप्पल पहन के नहीं जाना था, बहुत सारे प्रतिबंध थे, तो इस कारण वो नहीं आए। लेकिन उनके लिए, उनके कारण ही ये गौरवशाली पद हमने देखा है।
बिल्कुल रामेंद्र, और हर भारतवासी की तरह इनका भी ये सपना था कि राम मंदिर उसी जगह पर बनाया जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए। और राम मंदिर के निर्माण में या राम मंदिर का जो सपना हर भारतवासी ने देखा था, इसमें जो इनकी भूमिका थी लाल कृष्ण आडवाणी जी की, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, ये नारा ही उन्होंने दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तमाम विपक्ष ये कहता रहा कि भाई डेट कब बताएंगे, तो डेट तो संविधान के अनुसार तय होनी थी, लेकिन उन्होंने उस सब को एक एक पल को जिया। जहां परिस्थितियां थी काम करने की वहां काम किया, जहां संगठन को खड़ा करना था वहां संगठन को ले जाके खड़े किए, जहां सनातन धर्म और हिंदुत्व को लेकर के जाना था वहां उन लोगों के एकत्र करके काम किया। तो देखिए, पूरी भूमिका जब आप देखते हो ना, तो राम मंदिर निर्माण की जो नींव कीट है वो लाल कृष्ण आडवाणी है। तो पूरी भूमिका तय करना और वहां तक ले जाना और कानून सम्मत चीजों को ले जाना कि हम ऐसे ही लोकतांत्रिक देश है, वो भी जानते थे कि लोकतांत्रिक देश है कि जब नियम सम्मत होगा तभी इसको सभी स्वीकार करेंगे। तो आज तो सभी स्वीकार कर रहे हैं ना राम मंदिर को, वहाँ हिंदू भी जा रहा, मुसलमान भी जा रहा, सिख भी जा रहा, ईसाई जा रहा। तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आने के बाद तो वो सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप जो कदम है वो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रखे गए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया, जो चीजें बन सकती थी उनको बनाने का काम किया कि उसके बीच कोई भेद न रहे, राम मंदिर राष्ट्रीय स्मारक बने, कोई धर्म जात विशेष के ना, ये काम आगे किया। तो जो लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था उसको आगे बढ़ाया गया। तो ये काम उन्होंने किया है जिसका श्रेय उनको जाना चाहिए। ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब हम उनकी उम्र का हवाला देते हैं, जब हम उनकी अस्वस्थता का, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हैं। और तो मुझे लग रहा है कि ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है ना कि उनमें बिल्कुल वो नई जान फूकेगा। बिल्कुल, अटल जी को जब ये मिला था गौरवशाली सम्मान, तो अटल जी उस लायक भी नहीं रह गए थे कि वो उसको देख सकते, क्योंकि अनकॉन्शियस से भाजपा की जब सरकार आई तब मिला। आडवाणी जी उससे बहुत बेहतर हैं, वो अपने सम्मान को ग्रहण करेंगे, देखेंगे और वो संतुष्ट होंगे कि जो हमने भारत के लिए किया, जो देश के लिए किया, जो संस्कृति के लिए किया, उसका कम से कम गौरवशाली सम्मान हमको मिल रहा है, ये महसूस करेंगे वो। तो ये एक बड़ा गौरवशाली पल उनके लिए भी है और देश के लिए भी है कि जो उन्होंने किया है उसका श्रेय उनको जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और एक बड़ा फैसला इस वक्त जो आया है केंद्र सरकार की तरफ से कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, ये हर भारतवासी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और शायद हम उस मोमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे जब ये अवार्ड उनको प्राप्त करते हुए हम देखेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं सुपरफास्ट 100 में और नजर डालते हैं पहली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएम के दौरे को देखते हुए राज्य सरकार ने कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन कैमरों पर रोक लगा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कॉमनवेल्थ सम्मेलन और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का किया उद्घाटन। इसमें कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे न्यायिक परिवर्तन और कानूनी कार्य प्रणाली पर की जाएगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कानूनी शिक्षा को भी बदलते समय और प्रौद्योगिकी के अनुरूप ढलने की जरूरत है। हमें बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के साथ युवा कानूनी पेशेवरों की मदद करने की जरूरत है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना डॉकयार्ड में आईएनएस संध्या के कमीशनिंग समारोह में हुए शामिल। भारतीय नौसेना का आईएनएस संध्या का आज विशाखापट्टनम में किया गया कमीशन। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में कहा, हाल के कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने अपनी प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ाई है। अब भारतीय नौसेना को अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बहुत गंभीरता से लिया जाता है। जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। ये वही ललन सिंह हैं जिन्होंने 3 हफ्ते पहले पीएम मोदी को नीतीश से ट्रेनिंग लेने की नसीहत दी थी। ललन ने इसे बताया शिष्टाचार मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर आज फिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम नोटिस लेकर पहुंच गई। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने आपके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी।
इस समय सियासी हलचल का केंद्र बने झारखंड के जेएमएम और कांग्रेस विधायक कल हैदराबाद के एक निजी रिजॉर्ट में पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके चंपई सोरेन को 5 फरवरी को बहुमत साबित करना है। बजट सेशन के तीसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान से पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। खड़गे ने पीएम की ओर इशारा करते हुए कहा कि बहुमत आपका पहले 330 अब तो 400 पार हो रहा है। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पता नहीं कांग्रेस पार्टी को इतना अहंकार किस बात का है, मुझे नहीं लगता कि वो 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की 5 दिन के रिमांड में भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कल गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर कहा था कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। संसद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गौरव गोगोई को हिदायत देते हुए कहा, संसद के फैसले पर टिप्पणी न करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पश्चिम बंगाल में रेलवे विकास के लिए बजट में 13,800 करोड़ मिला है। अगर राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सपोर्ट करे तो बंगाल में तेजी से विकास होगा। यूसीसी पर फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजूरी के लिए आज कैबिनेट मीटिंग में पेश की जाएगी। कैबिनेट की मोहर लगने के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा, जिसके लिए 5 फरवरी से विशेष सत्र बुलाया गया। बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा, विपक्षी गठबंधन लगभग खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार, आप, ममता बनर्जी अलग हो गए हैं। बची सपा ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि सोनिया नहीं चाहती कि मैं राजनीति में रहूं, तब मुझे पता चला कि वो नहीं चाहती कि मैं राजनीतिक जीवन में बना रहूं। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आत्मकथा लिखूं। कांग्रेस आज चुनाव अभियान की शुरुआत दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प सम्मेलन के साथ करेगी। कांग्रेस का यह सम्मेलन इंदिरा गांधी के 1977 में चुनाव हारने के बाद से शुरू हुआ था। लोकसभा चुनाव से पहले एक्टर थलापति विजय ने तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। उन्होंने पार्टी का नाम तमिझगा वेत्री कड़गम रखा, जिसका हिंदी में मतलब तमिलनाडु विजय पार्टी है। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में 75 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना के लिए 146 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी। मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2023 को 157 नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी थी। आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा, पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल सकता है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कबीर मगहर महोत्सव में सामूहिक विवाह में होंगे शामिल। वो 600 जोड़ों को देंगे आशीर्वाद। इसके साथ ही 360 करोड़ की लागत की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कन्नौज के बोर्डिंग ग्राउंड पर पहुंचेंगे। वो करीब 350 करोड़ रुपए की लागत वाली योजनाओं परियोजनाओं का शिलान्यास
शुक्रवार को बंद घोषित किया गया था। ज्यादातर दुकानें भी नमाज अदा करने के समय बंद रहीं। राजधानी में किसी आशंका के चलते विशेष सतर्कता बरती गई। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रचार करने की आरोपी भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 6 माह के कारावास और 1100 जुर्माने से दंडित किया है। हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते 15 जनवरी से मंदिर निर्माण के कार्यों को रोक दिया गया था। पुनः कार्यों को गति देने की तैयारी हो रही है। मार्च से शुरू होगा राम मंदिर के दूसरे तल का निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट 11 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना समेत विभिन्न दलों के विधायक भी मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर के प्रवेश द्वार के अतिरिक्त अन्य स्थलों से भी दिव्यांग लोगों को मिल सकेगी व्हीलचेयर। मंडलायुक्त ने दिया सुझाव, एआई कैमरे रखेंगे नजर। मलिहाबाद के मोहम्मदनगर गांव में जमीन के पारिवारिक विवाद में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर शाम पुलिस ने एक अभियुक्त और हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया। गोंडा के सिविल लाइन्स इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े बैंक से 8.54 लाख रुपए लूट लिए। लुटेरे ने पहले कैशियर की गर्दन पर हंसिया रखा, फिर झोले में कैश डलवाकर पल्सर बाइक से फरार हो गया। अमौसी औद्योगिक क्षेत्र में सरकार फ्लैटेड फैक्ट्री पार्क लेकर आ रही है, जिसमें उद्यमी प्रोजेक्ट के लिहाज से कम कीमत पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे। खुर्रमनगर से मुंशीपुलिया रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन 9 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने डायवर्जन बढ़ाने की मांग की थी। रियल एस्टेट कंपनियों के लखनऊ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत 6 शहरों के 25 ठिकानों पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। कालाधन खपाने का आरोप। यूपी में बिजली की किल्लत होगी खत्म। उत्पादन क्षमता में हुआ 600 मेगावाट का इजाफा। सोनभद्र के ओबरा पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट शुरू। लखनऊ के चिन्हट के अनौरा में किसान पथ के किनारे बनाए गए अवैध रो हाउस एलडीए ने तोड़े। भारी विरोध के बाद शुरू हुई कार्रवाई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती संचरण की वजह से मौसम में तीव्र बदलाव के संकेत हैं। 48 घंटे में 4 से 5 मिलीमीटर तक वर्षा भी हो सकती है। और सुपरफास्ट 100 में आप देखते हैं देश के विभिन्न प्रदेशों की खास खबरें। यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुझे ड्राफ्ट प्राप्त हुआ है और इसका अध्ययन कर फिर इसे लागू किया जाएगा। हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इसे लागू करेंगे। हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा न्यायिक हिरासत में लिए जाने पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मंडारी ने कहा कि वो अपने कर्मों से जेल गए हैं। उन्होंने 4 साल तक राज्य को लूटा और सरकार को उनके बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों के दम पर चलाते रहे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मदरसा के छात्रों के साथ सहज बातचीत की। बातचीत के दौरान सीएम शर्मा ने वास्तविक रुचि दिखाते हुए छात्रों की पढ़ाई की और उन्हें मदरसे में दाखिला दिलाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री माणिक साहा त्रिपुरा पिछली महोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा, यहां आकर बहुत ही अच्छा लगा। यहां पर विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। ऐसा महोत्सव हर साल होना चाहिए। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा कि आईएनडीआईए गठबंधन में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आए। टीएमसी ने ईडी और सीबीआई से बचने के लिए उनके हाथ पकड़ लिए थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि फायदा नहीं है तो साथ छोड़ दिया। न्याय यात्रा के दौरान कल राहुल गांधी गोड्डा स्थित बाबा मंदिर जाने वाले हैं। इस पर निशिकांत दुबे ने कहा कि बाबा के दर्शन करने आए हैं तो मन से दर्शन करें और हिंदुओं की रक्षा के लिए आप कुछ काम करिए, नहीं तो इस पूजा का कोई अर्थ नहीं है।
केन बेतवा नदियां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होकर गुजरती हैं। इन नदियों के पानी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा हो सके, इसी क्रम में नदी जोड़ो योजना के तहत केन बेतवा लिंक परियोजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप पकड़ी गई है, जिसकी कीमत 25 लाख से ज्यादा बताई गई है। पहले मैहर में कफ सिरप पकड़ी गई और फिर इसका प्रमुख सप्लायर भोपाल में पकड़ा गया। राजस्थान में भजन लाल सरकार ने 39 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे देवाराम सैनी को सचिवालय से बाहर भेज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम चंपई सोरेन रांची में सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीधे पाकुड़ पहुंचे। यहां उन्होंने राहुल गांधी का स्वागत किया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत आयोजित जनसभा में हिस्सा लिया। सीएम बनते ही चंपई सोरेन सरकार को डर सताने लगा। भाजपा द्वारा खरीद फरोख्त के प्रयासों को रोकने के लिए महागठबंधन के लगभग 40 विधायकों को हैदराबाद के एक निजी रिजॉर्ट में ले जाया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की तुलना प्रवासी पक्षियों से की। उन्होंने कहा कि वो केवल फोटोशूट के लिए यात्रा कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि बच्चों के साथ कैसे खेलना है। झाड़मांजरी के पास एनआर अरोमा परफ्यूम फैक्ट्री में आग लग गई। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल्य ने इस बात की पुष्टि की। अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 9 लोग लापता हैं। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए प्रयोग में ला रही है। यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही आवश्यक है तो फिर भाजपा इसे केंद्र भी क्यों नहीं लेकर आती। हिमाचल प्रदेश के मनाली में और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में हुई बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। इस भारी बर्फबारी के बीच फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से भारी मात्रा में पर्यटक स्कीइंग के लिए गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। और सुपरफास्ट 100 में देखते हैं अब कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। बजट के बाद शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 440 अंक की तेजी के साथ 72,085 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 156 अंक की तेजी रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 20 में तेजी और 10 में गिरावट देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से पेटीएम पर लिए गए एक्शन का कंपनी के शेयरों पर दिखा बड़ा असर। 2 दिनों में ही कंपनी का शेयर 40% टूटा, 20% का लोअर सर्किट भी लगा। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2024 में टाटा ने पेश की इको फ्रेंडली कारें। इसमें नेक्सन, ICNG, न्यू सफारी, डार्क एडिशन कॉन्सेप्ट, टाटा कर्व कॉन्सेप्ट, अल्ट्रोज रेसर कॉन्सेप्ट और हेरियर ईवी जैसी कारें रहीं शामिल। अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 22 लाख गाड़ियां वापस बुलाई हैं। ये किसी भी कंपनी की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉल है। गाड़ियों के डैशबोर्ड में वार्निंग लाइट्स में गड़बड़ी। भारत में सबसे ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करने वाली एयरलाइन इंडिगो का तीसरी तिमाही में मुनाफा 110% बढ़ा। तीसरी तिमाही में इंडिगो का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर बढ़कर 2,998 करोड़ हो गया है।
टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। तीसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 138% बढ़कर 7,025 करोड़ हो गया। एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड का आईपीओ अगले हफ्ते 5 फरवरी से ओपन होगा। रिटेल निवेशक इसके लिए 7 फरवरी तक बोली लगा सकेंगे। इस आईपीओ का प्राइस ब्रांड 147 रुपए से 155 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने पूंजीगत खर्च बढ़ाने की आलोचनाओं को किया खारिज। कहा, गैर कर राजस्व में उचित बढ़ोतरी और पूंजीगत खर्च में एक संतुलित वृद्धि के आधार पर हम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस अगले महीने हो सकता है निरस्त। आरबीआई समीक्षा के बाद करेगा फैसला। पेटीएम पर आरोप है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों के दस्तावेज और नियमों का दुरुपयोग किया है। सरकार आम आदमी को राहत देने के लिए खुदरा बाजार में 29 रुपए प्रति किलो के भाव पर भारत राइस ब्रांड का चावल बेचेगी। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने व्यापारियों को चावल के स्टॉक का खुलासा भी करने को कहा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका देश उन सभी पर कार्रवाई करता है जो कानून तोड़ते हैं। अमेरिकी सेना ने जॉर्डन में सैन्य अड्डे पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में शुक्रवार को सीरिया और इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिका के हवाई हमलों में 6 मिलिशिया लड़ाके मारे गए। विकीलीक्स को हैकिंग सीक्रेट सौंपने वाले पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दोषी ठहराया गया। मैनहट्टन संघीय अदालत में 35 वर्षीय जोशुआ शुल्टे को इस जुर्म में 40 साल जेल की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान में एक नया आतंकी संगठन तहरीक तालिबान काफी समय से सक्रिय है। यूएन के अनुसार टीटीपी आतंकवादी समूह से जुड़े 60 से अधिक व्यक्तियों को आत्मघाती हमलावरों के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी ने किया बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने कैलिफोर्निया में सबसे बड़े सिख गुरुद्वारे के परिसर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अधिकारियों ने कहा कि आग लगने के बाद प्रोपेन टैंकों में विस्फोट हो गया था और आग की लपटों से कमरा भी क्षतिग्रस्त हो गया। कनाडा में बीते साल जून में गोली मारकर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। अब हरदीप सिंह निज्जर के करीबी दोस्त के घर पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूरोपीय देशों में इन दिनों किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसान सड़कों पर उतरे और शहर की कई सड़कों को जाम कर दिया। किसानों ने ट्रैक्टर से पूरे शहर में मार्च निकाला और सड़कों पर अंडे और पत्थर भी फेंके। और सुपरफास्ट 100 में अब देखते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरें। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने हासिल की लगातार 5वीं जीत। सुपर 6 के अपने आखिरी मैच में नेपाल को 132 रन से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के दूसरे दिन भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने जड़ा दोहरा शतक। यशस्वी ने 209 रनों की पारी की मदद से पहली पारी में भारत का स्कोर 400 के पार। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत के लिए रजत पाटीदार ने डेब्यू किया। जहीर खान ने रजत पाटीदार को दी डेब्यू कैप। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले वनडे में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। 3 वनडे मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से बढ़त।
अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे टेस्ट मैच के पहले दिन अफगानिस्तान 198 रन पर ऑल आउट। टीम से रहमत शाह ने 91 रन की पारी खेली। श्रीलंका के विश्वा फर्नांडो ने 4 विकेट लिए। तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत ए ने आकाश यश के दम पर लॉर्ड्स को 199 पर समेटा। दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बना लिए 148 रन। और सुपरफास्ट 100 में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।